हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भूगोल के कक्षा को आप लोगों के समक्ष अपने चैनल के द्वारा हम लोग सामने रखने जा रहे हैं। तो ये कक्षा जो है वो नियत रूप से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और भूगोल के उत्कृष्ट ज्ञान का लाभ लीजिए। आज मैं भूगोल में एक बहुत ही प्रारंभिक परंतु बहुत ही जटिल विषय वस्तु को यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने आप में बहुत क्लिष्ट है। तो इसे समझने के लिए हम लोग आपस में आज बहुत ही सामान्य बातों को जानने की कोशिश करेंगे। इसके द्वारा हम लोग अपने पृथ्वी, अपने सौर मंडल, इसके जन्म, उनके विकास, ठीक है, और उनके विशेषताओं को जानेंगे। लेकिन इन सभी ज्ञान को हम लोग अपने आने वाले आगामी परीक्षाओं के हिसाब से, उनके डिमांड के हिसाब से हम लोग उसको यहाँ पर देखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्स की दोस्तों। तो यूनिवर्स क्या है? तो यूनिवर्स एक ऐसी संकल्पना है जिसके बाहर कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्स के अंतर्गत सभी तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उच्छल तारे, आकाश गंगा, एवं सभी ऊर्जा, सभी भौतिक पदार्थ, इत्यादि को शामिल करते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्स या ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी संभव नहीं है। दोस्तों, आज जो भी चीज आप देख रहे हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी, उस पे हम लोग जो रहते हैं वो सब, इस तरीके से सभी चीज यूनिवर्स के अंतर्गत ही समाहित होता है। यूनिवर्स से बाहर कोई भी चीज संभव नहीं है दोस्तों। सामान्य शब्दों में ही समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों के परीक्षा में जहां से सवाल आएंगे वो अति सामान्य बात ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आपको पता है कि यूनिवर्स एक निरंतर खोज का विषय वस्तु रहा है। तो इस रूप में हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स में सभी भौतिक पदार्थ, सभी ऊर्जा के स्रोत, तारे होंगे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उच्छल तारे, आकाश गंगा एवं सभी ऊर्जा के जो भी स्रोत आप देखते हैं दोस्तों, सभी यूनिवर्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक दोस्तों, फिर आता है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, इसके विषय में एक प्रचलित सिद्धांत है, बहुत से प्रचलित सिद्धांत है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसे बिग बैंग की थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग की थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बिग बैंग सिद्धांत। दोस्तों देखिए, इस सिद्धांत को बेल्जियम के एक भौतिक शास्त्री थे, खगोल शास्त्री थे, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंत्रे। इस सिद्धांत को किसने दिया? जॉर्ज लेमेंत्रे साहब ने दिया। बेल्जियम के थे, बेल्जियम के भौतिक शास्त्री थे, इनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। लेमेत्रे आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों साथ साथ। तो बेल्जियम के भौतिक शास्त्री थे जॉर्ज लेमेत्रे साहब, इन्होंने बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा क्या जाता है, इस सिद्धांत को समझने के लिए हम लोग बहुत ही सामान्य और बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। तो इस सिद्धांत ने बताया कि सबसे पहले एक ये पॉइंट जैसा एक अणु था,
अणु, पॉइंट जैसा एक अणु था, एटम था। दोस्तों समझ जाइए, ये छोटा सा जो बिंदु दिख रहा है, कुछ ऐसा ही बिंदु बिल्कुल शुरुआत में एग्जिस्ट करता था, बिल्कुल शुरुआत में था, जिसे वैज्ञानिक गण प्राइमेवल एटम कहे। क्या? प्राइमेवल एटम, या हिंदी में इसे कह सकते हैं आद्य अणु। प्राइमेवल एटम कहें या इसे कहें आद्य अणु, ठीक है। जैसे प्राइम का मतलब हो गया कि बहुत ही शुरू में, बहुत ही एकदम प्रारंभिक स्तर का, प्रारंभिक अणु कहिए इसे, प्रारंभिक अणु। यह प्रारंभिक अणु था दोस्तों। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसी शक्ति पैदा हुई जिसके कारण इस प्राइमेबल एटम में विस्तार प्रारंभ हो गया। दोस्तों अब कौन सी शक्ति थी, कौन सा ऐसा ताकत था जिसके वजह से इस एक प्राइमेबल एटम जो इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये इससे भी छोटा था। मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको देखने के लिए, जो दृश्यमान हो, जो विजिबल हो, इसके लिए मैंने इसे इतना बड़ा बनाया था, अन्यथा ये तो इतना छोटा है कि आप इसे देख भी ना पाए। फिर ये क्या हुआ कि कोई शक्ति ऐसी उत्पन्न हुई इसके अंतर्गत जिससे इस प्राइमेबल एटम में विस्तार प्रारंभ हो गया। विस्तार प्रारंभ होने के कुछ सेकंड में ही क्या हुआ कि इसके अंदर एक विशाल ऊर्जा, जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते, वो विशाल ऊर्जा यहां से बाहर आने की कोशिश की, जिसके वजह से इस प्राइमेबल एटम में एक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट कहते हैं। इस प्राइमेबल एटम में क्या हो गया? महाविस्फोट, महाविस्फोट हुआ। इस प्राइमेबल एटम में महाविस्फोट हुआ, और महाविस्फोट होने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब प्राइमेबल एटम अपना विस्तार करता गया, विस्तार के क्रम में इसमें महाविस्फोट हुआ, और महाविस्फोट होने के वजह से इसमें से बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारे पदार्थ बाहर आए, ठीक है। इसमें क्या हुआ? महाविस्फोट। और महाविस्फोट होने की वजह से क्या हुआ दोस्तों कि इसमें से बहुत सारे पदार्थ देखिए इस तरीके से बाहर आने लग गए, और बहुत सारे पदार्थ बाहर निकल करके इस तरीके से, पदार्थों का क्या है, यहाँ पर बहुत भारी मात्रा, ऊर्जा की बहुत भारी मात्रा यहां से इस विस्फोट के द्वारा निकली, बाहर आई, ठीक है। और धीरे धीरे भविष्य में, धीरे धीरे ये जितने भी पदार्थ बाहर आए, इन सभी पदार्थ में धीरे धीरे बल, एक आंतरिक बल उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि जितने भी पदार्थ बाहर आए वो धीरे धीरे संघनित हुए, ठंडे हुए, और आपस में क्या हुआ? सिकुड़ने लग गए। देखिए दोस्तों, आपस में सिकुड़ने लग गए, ये लोग आपस में सिकुड़ने लग गए। तापमान कम होने की वजह से जब ऊर्जा, इन लोगों में आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न कैसे हुई, तो सभी पदार्थ, जितने भी भौतिक पदार्थ बाहर आए थे, वो सब धीरे 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 अंदर की ओर आने लग गए। आप लोग मुझे देखिए, आप लोग मुझे देखिए, जैसे पूरा पदार्थ इस रूम में फैल गया, ठीक है, एक विस्फोट के बाद। और इस विस्फोट के बाद जितने भी पदार्थ फैले थे रूम में, वो सारे पदार्थ क्या हुए? आपस में जैसे जैसे धीरे धीरे शीतलन हुई, शीतलन का क्रिया हुआ, सारे पदार्थ आपस में सिकुड़ने लग गए। और सिकुड़ने लग गए तो जिससे सिकुड़ने से क्या हुआ? द्रव्यमान आया, ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान आया तो आप लोगों को पता है, भौतिकी का यह नियम है कि द्रव्यमान, जब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जब बढ़ता है तो उसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल भी आता है। तो उस तरीके से धीरे धीरे इसमें गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्तियों का भी जन्म हुआ, और इस पूरे प्रक्रिया, ये पूरा प्रक्रिया लंबे समय तक चला, और धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड का रचना होने लग गया, और जिसके द्वारा आकाशगंगा, तारे, क्षुद्र ग्रह, इस तरीके से जितनी भी आप संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी उत्पत्ति इसी के बाद प्रारंभ हुई। तो इस रूप में हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्स की रचना किस प्रकार से हुई, ठीक है दोस्तों। अब यूनिवर्स की जब रचना हुई तो इसमें आकाशगंगा का निर्माण हुआ। आकाशगंगा, तो मैं यहां पे रफ करता चलता हूं, आप लोग नोट करते रहिएगा। इसके बाद क्या हुआ? अगले चरण में आकाशगंगा। देखिए, जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखूं तो आकाशगंगा का निर्माण हुआ। ये जो बिग बैंग की घटना है दोस्तों, माना जाता है कि ये 15
बिलियन ईयर के आसपास हुआ था। 15 बिलियन ईयर वर्ष के आसपास हुआ था, अर्थात 15 अरब साल पहले की ये घटना मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारी आकाशगंगा का निर्माण हुआ, जिसे गैलेक्सी कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आकाशगंगा क्या है, तो मैंने कहा बिग बैंग के बाद जो पदार्थ बाहर आए, जो मैटर बाहर आए, धूल कण बाहर आए, ऊर्जा बाहर आई, अधिक तापमान बाहर आया, तो उसके प्रभाव से आकाशगंगा भी बना। तो आकाशगंगा का जब निर्माण हुआ दोस्तों, तो हम लोगों को जानना है कि ये धूल कण, ठीक है, से निर्मित संरचना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, से निर्मित संरचना है, धूल कण से निर्मित संरचना है। फिर क्या है, देखिए पूरे आकाशगंगा का की जो संख्या है उसको 100 बिलियन माना जाता है दोस्तों। एक फैक्ट है, इसको भी याद रखना चाहिए, 100 बिलियन, या फिर इसको मैं 10 के घात से लिख के दिखाऊं तो आपको किताबों में ये भी लिखा हुआ मिलेगा, इसकी संख्या इतनी है। ठीक है, हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं, कभी आप रात्रि में जब बिजली कट जाए तो रात्रि में आप छत पे जाकर देखिएगा, एक दूध की ऐसी लगती है कोई नदी बह रही है दोस्तों, लगेगा कोई दूध की नदी एकदम बह रहा है आसमान में, तो वो जो है वो दुग्ध मेखला है, अर्थात मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ये जो गैलेक्सी है या फिर ये आकाशगंगा है, ये हमारा आकाशगंगा है। ठीक है, इसी आकाशगंगा में दोस्तों सौरमंडल, हमारा जो प्यारा सौरमंडल है वो पाया जाता है, और इसी सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है। ठीक है, जिसके केंद्र में सूर्य विद्यमान है, जो समस्त सौरमंडल में ऊर्जा को प्रवाहित करता है और जीवन संभव हो पाता है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, उसके बाद फिर देखें तो हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है उसकी आकृति स्पाइरल है। स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब होता है दोस्तों, जैसे ये स्पाइरल है, देखिए कुंडली नुमा। तो इस तरीके से हमारी आकाशगंगा स्पाइरल है, हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, और हमारा सौरमंडल जो है वो इसके अंतर्गत आता है। एंड्रोमेडा एक नाम याद रखिएगा, एंड्रोमेडा, ये सबसे नजदीक की आकाशगंगा है दोस्तों, सबसे नजदीक की आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, सबसे नजदीक की आकाशगंगा, सबसे नजदीक, ये सबसे नजदीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में हम लोगों ने देखा आकाशगंगा। अब आकाशगंगा के बाद हम लोग आते हैं अपने सोलर सिस्टम पे, जरा देखते हैं क्या तारे के बारे में देखेंगे हम लोग। आकाशगंगा के बाद आता है तारा। तो देखिए दोस्तों, तारा कुछ और नहीं, स्टार कुछ और नहीं, बल्कि स्टार धूल, गैस, जो कि बहुत गर्म होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर के होते हैं, उनका मिक्सर होता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे धूल कण जो कि गर्म और तप्त अवस्था में थे, जब इनमें थोड़ा शीतलन हुआ तो उनमें सिकुड़ाव हुआ, और सिकुड़ने की वजह से वो उनके कई मतलब कि हिस्से बने, जैसे सूर्य, तो सूर्य का निर्माण हुआ। उसके केंद्र में क्या हुआ कि तापमान बहुत तेज था, और हाइड्रोजन के जो अणु थे वो आपस में मिलकर हीलियम बनने लग गए, तो सूर्य का निर्माण हुआ। और उसके बाद जो बाहर के जो हिस्से थे पदार्थों के जो धूल कण और पदार्थ जो बाहर पाए जाते थे, वो डिस्क के रूप में एक निर्माण कर लिए, एक डिस्क जो बहुत गोलाकार संरचना, डिस्क के रूप में अगर ऐसे देखें तो ये गोलाकार संरचना डिस्क हो गया। और ये डिस्क क्या है, धीरे धीरे घूमते हुए शीतलित होता गया, और आपस में फिर इसमें से जो पदार्थ थे वो आपस में टकराने लग गए, और टकराने की वजह से आपस में जुड़ करके ये जो हम सोलर सिस्टम देखते हैं अपने,
सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, उसमें जो 8 ग्रह हैं वो 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। और कुछ इस तरीके की संरचना वर्तमान में पाई जाती है, जिसमें सन हमारे जो हैं वो पूरे सोलर सिस्टम के केंद्र में है, ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद फिर क्रम से इस तरीके से पूरा सोलर सिस्टम पाया जाता है। तो मैं सन के बारे में, सूर्य के बारे में एक पूरे कक्षा को मैं उनको उसके विषय में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। बाकी हम लोग आज अपने इस प्लैनेट्स को देखेंगे, ग्रह को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सूर्य के साथ हम लोग अगर देखें तो दूरी जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, तो ग्रहों का क्रम देख लीजिए। ये है बुध, ठीक है, बुध, ये है शुक्र, और ये है पृथ्वी। इसके अंदर थोड़ा छोटा है, आप लोग ध्यान से लिखते जाइएगा साथ साथ। और फिर पृथ्वी के बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। नेपच्यून, तो ये पूरे प्लैनेट्स के ये क्रम है, ठीक है। उसके बीच में आप ये 2 लाइन देखते होंगे। ये 2 लाइन कुछ और नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो लाइन है उसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, मतलब क्षुद्र ग्रह की पेटी। और जो नेपच्यून के बाद जो बाहरी कक्षा दिखाई दे रहा है, बाहर एक कक्षा दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको कूपर बेल्ट कहा जाता है। कूपर बेल्ट या कूपर की पेटी। तो अगर हम लोग एक एक करके देखें तो दोस्तों आप लोग नोट करते जाइएगा, प्लीज नोट करते जाइएगा, सभी कुछ बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। तो बुध से लेकर के पूरे मंगल तक के जितने भी ग्रह हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट बहुत काम आने वाला है। इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव, पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। अंग्रेजी वाले जो है अपना नोट कर लें, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ओके। तो पार्थिव ग्रह की विशेषता क्या है दोस्तों? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि सन से ये जो 4 ग्रह हैं, ये 4 प्लेनेट हैं, ये बहुत नजदीक है, बाकी 4 प्लेनेट बहुत दूर हैं। क्या बात है, इस तरीके का जो सेटलमेंट है पूरे ग्रह का, ये क्यों है? देखिए, इसका मेन कारण ये है कि सूर्य में बहुत अधिक ताप और ऊर्जा है। तो ऐसे ग्रह जो इस सूर्य के ऊर्जा को सह सके, वो उसके नजदीक में प्लेस हैं, और बाकी जो इसके ऊर्जा को और इसके तापमान को सहन नहीं कर सकते, वो इससे दूर स्थित हैं, ठीक है। ये मेन कारण है, ये मेन कारण ये है। तो और जो पार्थिव ग्रह हैं, उनकी खूबी ये है कि ये चट्टानों से मिलके बने हैं दोस्तों। किससे मिलके बने हैं? चट्टानों से मिलके बने हैं। चट्टान और धातु, देखिए, चट्टान प्लस धातु, ये धात्वी, ये दोनों से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो इनका सरफेस जो है, इनकी जो सतह होती है इन चारों ग्रहों की, वो कठोर होती है दोस्तों, कठोर होती है, मोटी होती है। तो ये इसके कठोर चट्टानी भाग हैं, धातु हैं, इनसे मिलके बनती है, तो ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। वहीं पे इन चारों ग्रहों को आप देखिए तो इन्हें कहा जाता है गैसीय ग्रह। गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह, या इसे जोवियन प्लेनेट भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं जोवियन, GOVIAN, जोवियन प्लेनेट, प्लेनेट्स, जोवियन प्लेनेट्स। दोस्तों इसमें क्या है, आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरा बात। ये चारों ग्रह जो है ना, ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे, मीथेन जैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये इनमें बर्फ की भी मात्रा पाई जाती है, ये धूल कण भी हैं, इन सभी से मिलकर के ये ग्रह बने हुए हैं। और साथ ही साथ क्या है कि इन ग्रहों में किसी भी तरह की चट्टान और धातु की कमी है, तो इसलिए इनकी जो सतह है, क्रस्ट है, वो बहुत ही न के बराबर है। इसमें क्रस्ट और सतह का विकास नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे सोलर सिस्टम में को 2 भागों में बांटा, एक पार्थिव ग्रह के बारे में और एक गैसीय ग्रह के बारे में। तो आप लोगों ने इन दोनों ही भाग में जो बटे हुए जो ग्रह हैं, उनकी खूबी और विशेषताओं को जान लिया है। अब मैं एक एक करके बहुत ही
परीक्षा में आने लायक पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा, आप नोट करते जाइएगा। जैसे बुध, तो बुध के विषय में आप जान लीजिए सबसे नजदीक है सूर्य के, ठीक है, और सबसे छोटा भी है। दो बात हुआ, सबसे नजदीक भी है, सबसे छोटा भी है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका अपना कोई मून नहीं है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ 88 दिन में यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। इसलिए आपको जानना है कि लगभग 3 महीने में एक वर्ष का समय के रूप में आप मान सकते हैं बुध पे गुजरता है। मतलब अगर आपको जल्दी जल्दी अपना बर्थडे मनाना है तो बुध पे जाना होगा, ठीक है, आप इसको समझ जाइए। उसके बाद फिर अब हम आते हैं दोस्तों, एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए, इन सभी सौर मंडल के 8 ग्रह में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आप लोग सोचिए 1 मिनट। तो इसका उत्तर आप लोगों को सहज ही अपने मन में उठा होगा कि बुध है। बिल्कुल गलत, एकदम नहीं, गलत जवाब है। बुध सबसे गर्म नहीं है, सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे अधिक गर्म ग्रह यह नहीं है, इसका मूल कारण यह है क्योंकि बुध का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। बुध में अपना कोई वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल न होने की वजह से बुध के पर जो सूर्य की रोशनी है, प्रकाश है, जो आती है, उसके बाद फिर वायुमंडल में उसे ट्रैप करने या उसे अवशोषित करने या उसे रोकने के लिए वायुमंडल की अनुपस्थिति होने की वजह से फिर से वापस लौट जाती है। तो इसके वजह से बुध सबसे अधिक गर्म ग्रह नहीं है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे चलें, शुक्र। तो शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा बुध सबसे नजदीक है पर सबसे गर्म ना हो नहीं है, उसके स्थान पर शुक्र सबसे गर्म है। क्यों? क्योंकि शुक्र के पास अपना वायुमंडल है। और खास बात जो ध्यान देने वाला है कि शुक्र के वायुमंडल में 2 गैसों की प्रधानता है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाए जाते हैं। तो देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद ही एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है बहुत अधिक मात्रा में। साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं वहां पर, जिसमें सल्फर है। सल्फर भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है दोस्तों। तो इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव क्या होता है कि ये जो ग्रह है, प्लेनेट है, ये बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। ये सबसे अधिक गर्म ये शुक्र है, ठीक है। उसके बाद फिर शुक्र में एक खासियत है कि यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, वॉल्केनो भी प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसके वजह से भी यहाँ पे उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है कि ये पृथ्वी से मेल खाती है, इसीलिए इसे पृथ्वी से मेल खाने की वजह से इसे कहा जाता है पृथ्वी की बहन, ठीक है। साथ ही साथ पृथ्वी की बहन इसे कहा जाता है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये एक ऐसा ग्रह है जो कि अन्य ग्रह जो कि पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य का परिक्रमा करते हैं, उसके विपरीत ये पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात उल्टे दिशा में घूम करके सूर्य की परिक्रमा करती है। इसका एक प्रभाव क्या पड़ता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ता है कि शुक्र पे सूर्योदय पूरब से ना होकर के पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पश्चिम से ना होकर के पूर्व से ना होकर के पश्चिम होता है। मतलब उल्टा इफेक्ट है, समझ गए। सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों की घटना पृथ्वी और अन्य ग्रहों के अपेक्षाकृत इसमें क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक। आगे चले तो शुक्र के बाद हम लोग आगे चलते हैं पृथ्वी पे दोस्तों। और शुक्र पे एक पॉइंट और याद कीजिएगा, मिस कर गया, उसे आप नोट कर लीजिए कि इसे भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है। ये अत्यंत चमकीला तारा है, अत्यंत चमकीला तारा नहीं, ग्रह है। और ये ग्रह, चंद्रमा जब आप लोग आसमान में देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पर कहीं शुक्र का स्थान है दोस्तों। जब आप देखिएगा तो यहाँ पे इस तरीके से शुक्र नजर आता है, चंद्रमा के जस्ट ऊपर, एकदम ऊपर आप लोग को देखना है, शुक्र नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए तो जरा एक बात, शुक्र हमेशा भोर में या फिर शाम में नजर आता है, इसीलिए इसे भोर का तारा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चले पृथ्वी। तो पृथ्वी सबसे अद्भुत है। पृथ्वी बहुत ही आश्चर्य से भरा हुआ एक हमारा ग्रह है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि देखिए इसके पास सूर्य से इतना जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि 150 मिलियन। पृथ्वी जो है सूर्य से कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, मतलब कि करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और इसके वजह से यहाँ पर सूर्य की रोशनी
इतनी पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है कि जीवन संभव है। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी देखिए क्या है कि चट्टान से मिलकर बना है, धातुओं से मिलकर के बना है, ये सब तो आपको पता ही है। साथ ही साथ इसके 70% भाग पर जल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पृथ्वी अपने धुरी पर, जो कि आगे के कक्षाओं में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अपने धुरी पर 23 घंटा, लगभग 24 घंटा ही आप मान के चलिए। ठीक है, लगभग 24 घंटा ही आप मान के चलिए चले। ठीक है, में एक चक्कर लगा लेती है। साथ ही साथ अगर आपको मैं बताऊं कि ये सूर्य के चारों ओर जो घूमती है वो 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में हम लोगों ने पृथ्वी को देखा। उसके बाद फिर हम आगे चले तो मंगल ग्रह के पास हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट। क्यों कहा जाता है रेड प्लेनेट? क्योंकि इसके सतह पे आयरन की मात्रा बहुत अधिक है। वो रस्टेड आयरन होता है, जंग लगा हुआ आयरन होता है, लेकिन ये आयरन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऋतुएं पाई जाती हैं, ज्वालामुखी पाया जाता है, यहाँ पे मौसम भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, बहुत सारे घाटियां भी पाई जाती हैं मंगल पर। ठीक है, मंगल पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मंगल पर मैं अगर बताऊं तो मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में, और जलवाष्प के रूप में थोड़ा, मतलब कि जल भी उपलब्ध है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काफी महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे लिए। सही है, और इसमें क्या है कि इसमें क्यूरियोसिटी रोवर, एक रोवर भेजा गया था यहाँ पर, यहाँ के सतह के विषय में जानकारी लेने के लिए और यहाँ के वायुमंडल के विषय में जानकारी लेने के लिए। तो आप लोग ये जान लीजिएगा दोस्तों, जैसे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, मून है, चंद्रमा है, उसी तरीके से मंगल के 2 उपग्रह महत्वपूर्ण हैं जिसे आपको परीक्षा के लिए जानना है, जिसे मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, फोबोस, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, इन दोनों को आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एक बेल्ट नजर आ रहा है आपको, या एक पेटी नजर आ रही है, इसे कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह की पेटी। ये क्षुद्र ग्रह, यह क्या है क्षुद्र ग्रह? तो दोस्तों एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझिए कि जब पूरे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था तो कुछ पदार्थ जो थे वो आपस में टकराने के बावजूद जुड़ नहीं पाए, या फिर जुड़ करके ऐसी आकृति या इतना द्रव्यमान नहीं बना पाए कि वो एक पूर्णतः स्वतंत्र एक ग्रह का रूप ले पाए। तो इसीलिए ये ग्रह नहीं बन पाए और ये बीच के इस पेटी में ही मतलब कि रह गए सूर्य का परिक्रमा करते हुए। तो इसे हम क्या कहें, क्षुद्र ग्रह, जो ग्रह से छोटा होता है और स्वतंत्र रूप से ग्रह का आकार नहीं ले पाया, और ये पूरे सौर मंडल में सूर्य का चक्कर काटता है। ठीक है दोस्तों, आगे चले, बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बृहस्पति के विषय में कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं आपको। देखिए, तो बृहस्पति का अपना सतह जो है वो नहीं के बराबर है, सॉलिड सतह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः गैस से बना हुआ एक क्या है, ग्रह है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है, इससे मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके इन चारों जो ग्रह हैं इनमें रिंग्स पाया जाता है। ठीक है, बृहस्पति में भी रिंग्स पाया जाता है, बाहर में छल्ला, परंतु वो छल्ला आपको दिखेगा नहीं, जो शनि में दिखाई देता है वो लेकिन बृहस्पति में दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बृहस्पति पे ना क्या है कि बृहस्पति है तो इस पे ना इस तरीके की धारी धारी बनी हुई है। धारी, धारी का मतलब है रेखानुमा आकृति, और कुछ सफेद है, कुछ सफेद है, कुछ क्या है कि पीला है। ठीक, कुछ सफेद है कुछ पीला है, तो इस तरीके से कुछ लाल है, तो लाल सफेद पीला रंग का धारी बृहस्पति पे पाया जाता है। वो क्या है, वो मेथेन और जल, ये दोनों के अभिक्रिया करने से एक बादल नुमा संरचना बन गया है। ठीक है, बादल बन गया है, और मेथेन जो है वो जब पानी से क्रिया करता है तो एक
घना बादल बनाता है जो कलरफुल होता है। तो वही जो सफेद और पीला और लाल जो बादल है वो बृहस्पति पे आपको दिखाई पड़ता है धारी के रूप में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर इसके जो मून है, जो चंद्रमा है इसके जो है उसकी संख्या बहुत है, लेकिन दो महत्वपूर्ण चंद्रमा को हम बृहस्पति का देखेंगे। एक तो आपको नोट कर लेना है ज्ञानविडी, ज्ञानीमीडी, ठीक है, और दूसरा यूरोपा, ठीक है दोस्तों। तो जो यूरोपा है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा जीवन का संभावना यूरोपा पे मिला है, जीवन का संभावना यूरोपा पे दिखता है। और ज्ञानविडी तो बहुत बड़ा है आकृति में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जानना है। साथ ही साथ आपको जानना है कि कैसीनी, एक कैसीनी एक यान था जिसे भेजा गया था बृहस्पति पे। किस लिए? तो वहां के विषय में जानकारी को इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। फिर एक है वोयाजर, ये दोनों अभियान है, दोनों को भेजा गया था ताकि बृहस्पति से जो उसके सतह, उसके वायुमंडल के विषय में जानकारी प्राप्त हो। फिर दोस्तों आगे चले शनि। तो शनि में तो पता ही है आपको कि शनि में छल्ले पाए जाते हैं, इसके बाहर, इसके बाहरी आवरण में छल्ले पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं अगर यहां पर, तो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसको दिखाना बहुत आसान काम नहीं है, ये शनि है। तो छल्ले जैसे कि दोस्तों ऐसे 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 करके ये छल्ले जो है बाहर में इस तरीके से छल्ले पाए जाते हैं शनि में, ठीक है। ये छल्ले क्या है? तो ये चट्टान और बर्फ के संघनित रूप हैं, ठीक है। चट्टान और बर्फ के संघनित रूप है। इसे खोजा कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट है, गैलीलियो महोदय ने सबसे पहले इसको देखा था छल्ले को, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है कि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका जो घनत्व है जल से कम है। मतलब यदि जल में शनि को डाल दिया जाए तो ये डूबेगा कभी नहीं, ठीक। उसके बाद फिर इसके 82 मून है दोस्तों, 82 मून मतलब कि चंद्रमा उपग्रह, 82 उपग्रह है, ठीक है। इसको आपको जानना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो उपग्रह है इसके, उसका नाम है टाइटन, ठीक है। क्या? टाइटन। टाइटन सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह है शनि का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर इसकी जो सतह है वो कठोर नहीं है। सतह क्या है? कठोर नहीं है। इसकी सतह जो है गैस से बने होने के वजह से क्या है कि इसकी सतह कमजोर है, मतलब आप इसके सतह पे उतर नहीं सकते हैं। फिर यूरेनस आता है, तो देख लीजिए। अब हम लोग अंतिम दो के विषय में चर्चा करेंगे। यूरेनस, तो यूरेनस क्या है? इसे अरुण भी कहते हैं और नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं, लेकिन यूरेनस ही आप याद रखिएगा, ठीक है। यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक। बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, उसके बाद यूरेनस ही है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है, ठीक है। उसके बाद लेकिन पार्थिव ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ी है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यूरेनस पे आ गए हम। तो यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सर्वप्रथम टेलीस्कोप से यूरेनस को ही खोजा गया था, एकदम पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले टेलीस्कोप से जिस ग्रह की खोज की गई थी वो था यूरेनस, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखें तो यूरेनस की भी खूबी शुक्र से मिलती है, बताइए तो। लेकिन दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, पर कौन सी खूबी है जो दोनों में सेम है? तो वो ये खूबी है कि ये इसका भी जो सूर्य के चारों ओर घूमने की जो दिशा है वो शुक्र के समान है, अर्थात अन्य ग्रहों के विपरीत पश्चिम से पूरब न घूम करके पूर्व से पश्चिम की ओर ये घूमती है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग आगे देखें तो मेथेन और अमोनिया, यहां पर देखें तो मेथेन CH4 और अमोनिया NH4, ठीक है। ये दो, इन दोनों का यहाँ पर बादल बना हुआ है। इन दोनों से मिलकर के यहाँ पे बादल बनता है। एटमॉस्फेयर में इसमें हाइड्रोजन और हीलियम यूरेनस के पूरे एटमॉस्फेयर में सब पाए जाते हैं। इसी से मिलकर के यहाँ का एटमॉस्फेयर निर्मित हुआ है। इसके चंद्रमा की संख्या जो है दोस्तों, इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है तो मैं यहाँ पे मिटाऊंगा और बस आप लोगों को 2-3 मिनट में। तो यूरेनस के चंद्रमा की जो संख्या है
वो लगभग 27 है। ठीक है दोस्तों, 27 है और इसके चारों ओर 13 रिंग पाए जाते हैं। इसकी जो उपग्रह है उसी को हम मून या चंद्रमा भी कहते हैं। ये 27 है और छल्लों की संख्या इसके चारों तरफ जो है वो 13 है। कितनी? 13। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, 13 है। उसके बाद फिर अगर देखें तो यूरेनस के सतह का तापमान या वायुमंडल का तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। और यहीं पे मैं एक बात कह देता हूं कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? आप लोग अनुमान लगा के बता सकते हैं क्या? मैं बता देता हूं आपको कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। लेकिन आप लोगों को लगेगा कि नेपच्यून है, क्योंकि नेपच्यून तो सबसे दूर है, पर गलत है। ये यूरेनस होगा, सबसे ठंडा यूरेनस है। यूरेनस के सतह का तापमान या वायुमंडल का तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं नेपच्यून के वायुमंडल का तापमान -214 डिग्री सेंटीग्रेड है। पर ऐसा क्यों होता है? दूर है तो दूर होने की वजह से तो तापमान घटना चाहिए ना, लेकिन घटा क्यों नहीं? इसलिए नहीं घटा क्योंकि इन दोनों ग्रहों के वायुमंडल में मेथेन बहुत मात्रा में पाया जाता है। क्या? मेथेन। और मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो मेथेन की मात्रा जो है वो यहाँ ज्यादा है, मतलब कि नेपच्यून पे मेथेन की मात्रा क्या है? ज्यादा है, जिसकी वजह से सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की रोशनी को कुछ ज्यादा अवशोषित कर लेती है ये, अपेक्षाकृत यूरेनस के। ठीक है, तो यूरेनस में भी पाया जाता है मेथेन CH4 वायुमंडल में, परंतु ये नेपच्यून से कम है। इस वजह से यहाँ का तापमान और ज्यादा कम हो जाता है और इसलिए सबसे ठंडा ग्रह का जो खिताब है वो अभी भी किसके पास है? यूरेनस के पास है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग देखें कि यूरेनस के जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? टाइटेनिया। क्या? टाइटेनिया। तो दोस्तों टाइटेनिया, आप लोग इस पे कंफ्यूज मत कीजिएगा टाइटन और टाइटेनिया पे। टाइटन तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ टाइटेनिया की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, टाइटन शनि का एक उपग्रह है और टाइटेनिया किसका है? यूरेनस का। ठीक, आगे चले नेपच्यून पे। तो मैंने कह दिया कि नेपच्यून दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, और ये नीला ग्रह है दोस्तों, नीला। तो नीला ग्रह क्यों है नेपच्यून? तो नेपच्यून नीला इसलिए है क्योंकि वहां पर मेथेन जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। मेथेन के कारण ये ग्रह नीला है। ठीक है, और ये इसके एक खास बात मैं यहाँ पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए। नेपच्यून के बारे में मैं लिख देता हूं कि ये नीला है। क्यों? क्योंकि यहाँ नीला है, मेथेन पाया जाता है, पहला बात। दूसरा बात कि ट्रिटॉन या ट्राइटॉन इसका मून है, इसका उपग्रह है। नेपच्यून का उपग्रह क्या है? ट्राइटॉन। TRITON, ट्राइटॉन। क्या बात है, खासियत देखिए, यह मात्र एक ऐसा उपग्रह है, ध्यान से सुनिए, यह मात्र एक ऐसा उपग्रह है जो अपने ग्रह के विपरीत दिशा में गति करता है। मतलब नेपच्यून पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है सूर्य के चारों ओर, तो ट्राइटॉन जो कि नेपच्यून का चक्कर लगाता है ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, नेपच्यून का उपग्रह कौन है? ट्राइटॉन, जो कि अपने ग्रह के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। ठीक है, अर्थात सूर्य का चक्कर अगर नेपच्यून पश्चिम से पूरब की दिशा में लगाती है तो ट्राइटॉन नेपच्यून का चक्कर पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाती है। इस बात को आप बहुत ध्यान से रखिए। ये बहुत ही रेयर, बहुत सारे बुक में आपको नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर काफी खोज करके आपको यहाँ पर लाके प्रस्तुत किया है मैंने बहुत सारे ज्ञान को, और मैंने बता ही दिया कि -214 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर है, जो कि यूरेनस से ज्यादा है। कारण यही है कि यहाँ पर मेथेन की मात्रा इससे थोड़ी अधिक पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों बाहर में देखिए एक बेल्ट दिख रहा होगा, इसे कूपर बेल्ट कहते हैं। कूपर महोदय ने इसे खोजा था, इसीलिए कूपर बेल्ट कहा जाता है। ये सबसे बाहर पाया जाता है सौरमंडल के। तो इसमें क्या है, इसमें भी बिल्कुल इससे मेल खाने वाला बेल्ट है, पर एस्ट्रॉयड बेल्ट से ये ज्यादा विस्तृत और बड़ा बेल्ट है।
इसमें कुछ नहीं, इसमें जितने भी चट्टानी खंड हैं वो सब इसमें तैरते रहते हैं, इसमें गति करते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ये भी, पर इस बेल्ट के अंदर रह करके ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इसमें छोटे से छोटे पार्टिकल डस्ट से लेकर के बड़े से बड़े चट्टानी खंड जो हैं, क्षुद्र ग्रह कहिए या इसको उल्का कहिए, ये सब इसके चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और एक खास बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो आप गांठ मार के समझ जाइए, क्या कि पहले 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें एक ग्रह जो था वो कौन सा था, प्लूटो। परंतु उसको बहुत रिसर्च के बाद जो वैश्विक खगोलीय संस्था है उसने इससे विड्रॉ कर लिया, बाहर कर लिया, और अब प्लूटो कहाँ है, तो प्लूटो को इसी कूपर बेल्ट में रखा गया है। अर्थात कूपर बेल्ट के अंदर ग्रह नहीं है, ग्रह के अलावे जितने भी पदार्थ हैं उन सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये प्लूटो पहले ग्रह था, परंतु जब ग्रह के लिस्ट से उसको बाहर किया गया तो उसे इसी कूपर बेल्ट का एक सदस्य बना लिया गया। और ध्यान देने की बात है कि जो प्लूटो है इस कूपर बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, सबसे बड़ा सदस्य है कूपर बेल्ट का। तो आपको ये बात भी याद रखना है। और इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, मतलब कि बौना ग्रह कहा जाता है। मतलब ये बहुत छोटा है, ये ग्रह के बहुत सारे पैमानों को पूरा ना कर पाया, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप जान लेना है, आपको समझ जाना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ अगर बात लिखूं तो आप को ध्यान देना है कि जैसे कि निक्स, हाइड्रा, ठीक है, निक्स, हाइड्रा, हेरॉन, चेरॉन और स्ट्राइक्स, ये क्या है, इसके मून है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि ये 4 इसके मून है। तो इस रूप में आज हम लोगों ने सौर मंडल के विषय में, ठीक है, देखा है, डिटेल में देखा है। और इससे ज्यादा आपकी किसी भी परीक्षा में सवाल यहाँ से नहीं आएंगे। आप लोग इसे अपना एक मतलब कि नोट्स बनाइए, एक बढ़िया कॉपी बनाइए और उसमें इस सब चीजों को नोट कीजिए पॉइंट वाइज, समझ के बार बार वीडियो को देखिए, रोक के देखिए, और इन सभी पॉइंट्स को आप लिख करके और बार बार अभ्यास कीजिए और विगत वर्ष के सवालों के साथ में इस पूरे नोट्स को मिला करके पढ़िए, तो आप लोगों को बिल्कुल सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज मैं यहीं पे अपने क्लास को विराम दूंगा और आगे आने वाले क्लास में अभी सेकंड पार्ट इसका आएगा कल, आप लोग उसको देखिएगा और सेकंड पार्ट में मैं इसके आगे की यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं आज इस क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।